हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है। इसके पहले वाली क्लास में भी आपने साइंस के बारे में जाने होंगे कि साइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है और साइंस की मीनिंग क्या होती है। तो इसे समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब भी कोई बच्चा बोर्न होता है तो उसे सारी चीजें पता नहीं होती, सारी चीज का नॉलेज नहीं होता है और वो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें नहीं देखता है। ऐसे ही पहले जब स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग आए थे, जब भी वो इस दुनिया में आए होंगे तो उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा। धीरे धीरे उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज हुआ। जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कैसे उन्होंने उनको समझा। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि अलग अलग नेचुरल फिनोमिना कैसे कैसे होते हैं, उनके पीछे का क्या रीजन होता है। उसी तरीके से इस डायग्राम में आप देखिए, एक बच्चा है जिसे बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रेन कैसे होती है, कहाँ से रेन आती है, बादलों में कहां पर इकट्ठा होती है, बादल क्या होते हैं, बादल बनने का रीजन क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, जब बादल फटते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो लाइटिंग होती है, बिजली कैसे कड़कती है, थंडरिंग मीन्स बादलों का गरजना, बादल कैसे गरजते हैं, क्यों गरजते हैं। और आपने देखे होंगे कि हमेशा लाइट मतलब बिजली पहले दिखाई देती है, बाद में बादल की गर्जन की आवाज सुनाई देती है। मतलब पहले लाइटिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद थंडरिंग की प्रोसेस होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा स्टार क्यों टिंगलिंग करते हैं, क्यों रात में चमकते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी न्यू बोर्न जो रहेगा उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सनसेट क्यों होता है, सनराइज क्यों होता है, सन कहाँ से आया, ये जो आग का गोला दिखाई देता है डे में, नाइट में कहाँ चले जाता है। ये सारी चीजें हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी इन डार्क, व्हाई, इसके पीछे क्या रीजन है। और अभी एक लेटेस्ट बीमारी आई कोरोना वायरस। इसके पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है, मतलब पुरानी बीमारी पर अभी जो कोरोना वायरस आया इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके बारे में भी अभी साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया? साइंस का मतलब, हम साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंस का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना, कोई भी नेचुरल फिनोमिना जो हो रहा है उनको सिस्टमेटिक तरीके से जानना। तो यहाँ पे जो साइंस वर्ड है इसकी मीनिंग होती है साइंटिया। मतलब ये साइंटिया वर्ड से लिया गया है, ये लेटिन वर्ब है जिसकी मीनिंग होती टू नो, मतलब किसी भी चीज को जानना, किसी भी नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में जानना। तो यदि हम साइंस को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल। दैट मीन्स यदि हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी सिस्टमेटिक तरीके से करें और उससे रिलेटेड हर एक बातें समझें, उसी को क्या बोलेंगे? साइंस। इसके बाद हम साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि कोई भी साइंटिस्ट जब भी किसी भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करता है और जब भी कोई नई इन्वेंशन की जाती है तो कौन सी स्टेप्स वो फॉलो करता है। साइंटिफिक मेथड ऐसी मेथड होती है जिनका यूज साइंटिस्टों के द्वारा किया जाता है। जब भी वो कोई भी नई थ्योरी इन्वेंट करते हैं तो ये कुछ मेथड वो फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उन्हीं सारी मेथड को बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को यदि हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं टू स्टेट इन नेचर देयर आर सेवरल इंटरकनेक्ट स्टेप्स आर इन्वॉल्व, दिस स्टेप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मतलब जितनी भी स्टेप किसी भी नेचुरल
नेचर के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए जितनी भी स्टेप का यूज साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है, उन सारी स्टेप को कलेक्टिवली कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ये सारी स्टेप यहाँ पे लिखी हुई है। पहली है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ है मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ है प्रोडक्शन, सिक्स है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। काफी बुकों में ये स्टेप्स जो मैंने भी लिखा हूं ये अलग अलग नाम से लिखी जाती हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो उन सारी स्टेप्स की मीनिंग एक ही होती है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी जब साइंटिस्ट इन्वेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई एक पंखा है जो घूम रहा है और हमने पहली बार देखे कि फैन घूम रहा है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वहीं पर यदि दूसरा बच्चा रहेगा, वो ये देखेगा, वो सोचेगा कि फैन क्यों घूम रहा है, उसके माइंड में बात आएगी कि इसके पीछे क्या रीजन है, फैन के घूमने के पीछे क्या रीजन है। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करेगा। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा रहेगा वो ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आगे की स्टेप को, यदि उसको उसके बारे में जानना है तो आगे की स्टेप को फॉलो करेगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल हम लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो उन्होंने कौन कौन सी स्टेप फॉलो किया था उस फार्मूले को इन्वेंट करने के लिए और उस थ्योरी को इन्वेंट करने के लिए, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में जो सर आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनकी फेमस थ्योरी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें इन्होंने फार्मूला दिया था F इजिकल टू जी, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पे जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F यहाँ पे फोर्स है, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट, m1 यहाँ पे मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 यहाँ पे मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो r है ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। तो न्यूटन ने ये देखा सबसे पहले कि जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल ट्री से नीचे गिरा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उनके माइंड में बात आई कि जो एप्पल था वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये स्टेप आएगी ऑब्जर्वेशन में। तो सबसे पहले स्टेप होती है ऑब्जर्वेशन। कोई भी साइंटिस्ट यदि कोई थ्योरी देता है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा। उन्होंने जो हमारे आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने ये देखा कि एप्पल है वो हमेशा नीचे की ओर आ रहा है। इसके बाद उन्होंने इस पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उनको जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप आई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने अपने लैब में एप्पल को छोड़कर किसी और ऑब्जेक्ट का यूज किया कि उस ऑब्जेक्ट को यदि हमने ऊपर फेंके, उन्होंने ऊपर फेंक के देखा। एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने जो ऑब्जेक्ट था उसको ऊपर फेंक के देखा, तो उन्होंने ये देखा कि ऊपर फेंकने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आ गया, मतलब हमेशा नीचे गिर रहा है। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंक के देखा, तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ आया, नीचे आया। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंक के देखा, तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ आया, नीचे आया। तो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था वही उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे भी ऑब्जर्वेशन किया, मतलब सेम ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। यदि सेम ऑब्जर्वेशन नहीं होता तो फिर वो आगे की स्टेप में नहीं जाते हैं। तब ये दोनों स्टेप जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएगी, उसी के बाद फिर थर्ड स्टेप में आएगा कोई भी साइंटिस्ट। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए लैब में, उसके बेसिस पर उन्होंने एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दी, मतलब कि उन्होंने यह बताया, इस अपनी रीजनिंग के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि यहां पर कोई फोर्स काम कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के। मतलब कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि यदि ऑब्जेक्ट के मास को चेंज कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात की जाए, ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया r, इसका मास हमने मान ली m1, इसका मास मान लिया हमने m2। तो जब m1 की वैल्यू चेंज की गई तो फोर्स की वैल्यू चेंज हुई।
m2 की वैल्यू चेंज की गई तो तब भी फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो फोर्स है, ये पहला पॉइंट उन्होंने रीजनिंग के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के तहत देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये देखा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि डिस्टेंस को भी हम कम ज्यादा करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। यहाँ पर यदि डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे मास यहाँ पर फोर्स मास के प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो और यदि मास की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो उन्होंने यह क्वालिटेटिव रीजनिंग दी और ये कंसेप्ट उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने एक फार्मूला बनाया जो कि 4th स्टेप में हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब उन्होंने जो भी अभी तक ऑब्जर्वेशन किया था उसके बेसिस पर उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया। मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो मीनिंग होती है वो इसकी दूसरी मीनिंग होती है मैथमेटिकल फार्मूला। मतलब जो भी थ्योरी उन्होंने अभी तक जो भी ऑब्जर्वेशन किया, जो भी थ्योरी उन्होंने जानी, उसके बेसिस पर उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसे मैथमेटिकल मॉडलिंग की स्टेप के अंतर्गत रखा गया। फार्मूला जो उन्होंने दिया था F = G m1 m2 r का स्क्वायर। फार्मूला देने के बाद उन्होंने फिर प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन मीन्स कि ये जो उन्होंने फार्मूला दिया था ये फार्मूला वैलिड है या नहीं। मतलब ये फार्मूला में यदि हम ऑब्जेक्ट, पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स देखा गया, फिर किसी और दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स देखा गया, तो सारे ऑब्जेक्ट में यदि हम ऑब्जेक्ट चेंज भी कर दे या मास चेंज कर दिया, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर दे, तो फोर्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। मतलब जो उन्होंने क्वालिटेटिव रीजनिंग पर जो कंसेप्ट दिया था इसी के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर उनका प्रेडिक्शन सही रहा। हो सकता है कि यदि कोई भी साइंटिस्ट कोई नई थ्योरी इन्वेंट कर रहा है और लास्ट में जाके उन्होंने जब मैथमेटिकल मॉडलिंग की कुछ फार्मूला उन्होंने बताया, फार्मूला बताने के बाद जब प्रेडिक्शन किया गया तो हो सकता है कि प्रेडिक्शन फेल हो जाए। यदि प्रेडिक्शन फेल हो जाता है तो फिर से फर्स्ट स्टेप से उस साइंटिस्ट को उस थ्योरी को इन्वेंट करने के लिए, उस फार्मूले को इन्वेंट करने के लिए फिर से फर्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे फिर से उसे सारी स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन सही रहा। प्रेडिक्शन सही रहने के बाद ये वेरीफाई हो गया। मतलब लास्ट स्टेप जो थी, यदि प्रेडिक्शन सही हुआ तो वेरीफाई हो गया फार्मूला। वेरीफाई होने के बाद फिर इस फार्मूले को दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। यदि ये फार्मूला रॉन्ग हो जाता तो फिर यदि प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाता तो फार्मूला रॉन्ग हो जाता। फार्मूला रॉन्ग होता तो वो किस मेथड में आता, फॉल्सिफिकेशन में आ जाता। मतलब वो फार्मूला फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर से न्यूटन फिर से सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते अपने लैब में, फिर उसी के बेस पर मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह करते, सारी स्टेप फिर से फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट यदि कोई फार्मूला दे या कोई थ्योरी दे तो बिल्कुल करेक्ट हो। आपने भी पढ़े होंगे कि जैसे पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। पहले वाले साइंटिस्ट ने कुछ और पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके बाद वाले जो साइंटिस्ट आए उनने पहले वाले साइंटिस्ट के बेसिस पर ही कुछ नए टाइप की पीरियोडिक टेबल बनाई। तो जो भी साइंटिस्ट जब भी कोई भी थ्योरी इन्वेंट करते तो वो थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ फेल्यूर होते हैं। फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आते, फिर उस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम न्यूटन की थ्योरी की बात करें, जो न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था, ये भी एक आगे चलकर फेल हो गया। अभी फेल कैसे हुआ, काफी समय तक हम इसको मतलब माना जाता था कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल सही है, आज भी हम पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल की यदि हम बात करें, ये थ्योरी कहां पर फेल हुई, क्वांटम लेवल में जाकर फेल हो गई। क्वांटम
इस तरीके से कोई भी साइंटिस्ट इन सारी मेथड का यूज करके किसी भी नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड लॉस और फार्मूला का इन्वेंट करता है। इसके आगे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और साइंस में कितनी ब्रांचेस होती है।